साथियों, अगर आप भी रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज ये रेलवे के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्लास है जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल साइंस के यानी सामान्य विज्ञान के, और आपको हर एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट की तरह लगाना है। देखना है कि आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। देखिए, ये चारों विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। इन चारों में से कौन सा वो विटामिन है जिसका संश्लेषण यकृत यानी लीवर के द्वारा किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो मन में सोचिए या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है, तो याद रखना है आपको विटामिन के का। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, विटामिन के जो है ना, इसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है। अब देखिए, जो अंगूर होता है, पका हुआ अंगूर, उसमें क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंगूर साथियों, पका हुआ अंगूर जो होता है वो मीठा होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, तो फ्रक्टोज पाया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि भाई अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा टार्टरिक एसिड। ठीक है, अगर पूछेगा ना कि अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक। याद रखना, इमली और अंगूर इन दोनों में टार्टरिक नामक एसिड पाया जाता है। आगे देखिए, रेयॉन, ये किससे बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, रेयॉन जो होता है ये सेल्यूलोज का बना होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं, तो करेक्ट आएगा जाइमेस। ठीक है, जाइमेस की उपस्थिति में। जाइमेस एक एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है वो अल्कोहल में बदल जाता है, अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब देखिए, जो प्राणी विलुप्त हो गए हैं या हो जाते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखना पेलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेलियोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को। नेक्स्ट है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है। मान लेते हैं आप डॉक्टर के सामने जाकर बोलते हैं, सर मुझे नींद नहीं आ रहा है, नींद ना आने की बीमारी हो गई है। तो भाई उसको डॉक्टर क्या बोलेंगे, तो डॉक्टर बोलेंगे कि भाई आपको जो है इंसोमिनिया हो गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, इंसोमिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है। अब देखिए, ये जो रोग है यक्ष्मा रोग, ये कौन पैदा करता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा यक्ष्मा रोग पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो याद रखिए, मनुष्य का जो लार होता है ना, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो आपका टाइलिन होता है साथियों, टाइलिन। या ऑप्शन में टाइलिन तो है नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, तो अमाइलेज को आंसर करना है, एमिलेज या एमाइलेज को आंसर करना है, जो कि मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है, एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए। अब देखिए, ये जो रेडियो इम्यूनो एसे है ये एक चिकित्सा पद्धति है। इसका प्रयोग कब और क्यों करते हैं, नहीं आपको बताना है कि इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए। तो ध्यान से देखिए, रेडियो इम्यूनो एसे जिसको हम RIA के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। यानी रक्त के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट है जो स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। यानी इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें सभी प्राणी जो हैं वो स्तनधारी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, व्हेल भी स्तनधारी है, चमगादड़ भी स्तनधारी है,
कंगारू भी स्तनधारी है और दरियाई घोड़ा भी स्तनधारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या होता है? तो देखिए, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या होता है? तो वायरस होता है। ऑप्शन नंबर ए वायरस। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन जो होती है वो कहाँ से होता है या किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? क्या आंसर आएगा? तो देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन गैस है, याद रखना, ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। किस माध्यम से? तो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है या जाती है उसका नाम क्या है? तो साथियों, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। याद रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मच्छर वाहित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो देखिए, डेंगू ज्वर, इसके अलावा फाइलेरिया या फाइलेरियासिस या मलेरिया, ये तीनों मच्छर के काटने से होता है। लेकिन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सीसी नामक मक्खी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो देखिए, इनमें से कौन एक पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो यकृत करता है, लार ग्रंथि करता है या लार ग्रंथि होगा, इसके अलावा अग्नाशय भी करता है। लेकिन शुद्रांत की ग्रंथियाँ जो है ये भाई पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ध्यान से देखिएगा, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, कि उनके शरीर का तापमान जो होता है वो वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ये बिल्कुल सही है। किसके लिए? तो अनियत तापी प्राणियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? अब देखिए, जो स्तनधारी होते हैं उसमें श्वेत ग्रंथियां होती हैं, तो ये मूलतः किससे संबंधित होती हैं? तो याद रखना, ताप नियमन से। ताप नियमन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या क्या होती है? अब एक वयस्क पुरुष में जो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कण, उसकी सामान्य संख्या क्या होती है? तो लगभग 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या? अब देखिए, जो पक्षियाँ होती हैं उसमें प्राय एक ही अंडाशय होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही अंडाशय होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जो सांस हम छोड़ते हैं, ठीक है, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो देखिए, किसी भी वृक्ष को अधिकतम हानि कब पहुंचती है? तो जब उसकी सभी पत्तियों का विनाश या नाश होता है। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग साथियों सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, ये आप लोग काउंट करते चलना। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना। अगला है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? तो देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? अब देखिए, खट्टा स्वाद का अनुभव जो होता है हमारे जीभ के माध्यम से ही होता है। तो जीभ के किस भाग में ये होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पार्श्व में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं। यानी किस प्रकार के कशेरुकी में या किस प्रकार के जीभ में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित दोनों प्रकार के ब्लड या रक्त पाए जाते हैं? तो याद रखना, उभयचर प्राणियों में। ऑप्शन नंबर बी उभयचर। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है? यानी इनमें से कौन सा एक वायरस के कारण होने वाला रोग है? तो सिंपल सा आप बताओगे सर, गलसुआ। गलसुआ जो कि वायरस द्वारा होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होती है? तो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है, देखते हो ना, क्यों? क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में शर्करा होती है, शर्कराओं की मात्रा अधिक होती है, इस कारण। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा, यानी जिसको हम बोलते हैं फैट्स। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या होते हैं। तो देखिए जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य जो हैं वो क्या हैं, तो याद रखना फेरोमोन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके, तो देखिए अन्न जो होता है ये साथियों स्टार्च का समृद्ध स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च करेक्ट होगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना मानव के रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 180 से 200 mg। आगे देखिए नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना प्रतिशत। तो आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा जो सौर ऊर्जा प्रयोग किया जाता है वो होता है 0.1%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए श्वेत फुसफुस रोग ये किस में पाया जाता है, तो साथियों याद रखना श्वेत फुसफुस रोग जो कर्मचारी पीड़कनाशक उद्योगों में काम करते हैं उनमें पाया जाता है। तो याद रखना पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में ये श्वेत फुसफुस रोग होता है। नेक्स्ट है आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो साथियों देखिएगा आयोडोफार्म का प्रयोग जो है ये प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य है जो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तो देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक द्रव्य है जो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है, याद रखिएगा एडिनेलिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं। तो देखिएगा इनमें से वो कौन सा वनस्पति तेल है, तो भाई नारियल का तेल। नारियल का तेल जो होता है इसमें वसा अम्ल नहीं होता है, याद रखना। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं किसके लिए, तो देखिए आलू की जो आंखें होती है वो कायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो कि मूत्र का अपसामान्य घटक है, तो करेक्ट आएगा कीटोन निकाय। कीटोन निकाय जो है साथियों मूत्र का अपसामान्य घटक होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट है किस पदार्थ का निवेश, देखिए किसी भी पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है तो उसे हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एंटीजन। समुद्र रोग यानी सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है। तो समुद्र रोग जो होता है जहाज की गति के किस पर प्रभाव के कारण होता है, तो उदर पर। याद रखना उदर पर ये पर प्रभाव के कारण होता है। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो याद रखना टिटनस का। टिटनस होगा यहाँ टिटनस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा टिटनस। आगे देखिए स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन या उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। तो याद रखिएगा स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन या उत्पाद जो होते हैं ये किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं, तो अपरा के द्वारा यानी प्लेसेंटा के द्वारा। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो जब हम दाब को बढ़ाते हैं ना तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी घटता है। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है हाइड्रोजन आबंध रचना। ऑप्शन नंबर सी। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो याद रखिए चिलगोजा जो होता है ये पाइन नामक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो तरंगों द्वारा साथियों देखिएगा यहाँ पर परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, इसके अलावा विवर्तन भी होता है, ध्रुवन, यहाँ पर ध्वनि तरंग होता है आपका। इनमें से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, तो ध्रुवन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, ठीक है। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक चीज याद रखना
कि जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इसका मतलब ये है कि हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 होगा। उसी प्रकार कार्बन का परमाणु संख्या अगर 6 है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सैक्रोमाइसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड़ किसका मुख्य स्रोत होता है? तो देखिए, गुड़ जो होता है ना, ये किसका मुख्य स्रोत होता है? याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ये, और ये पहला ही सेट था आपके पेपर के लिए। तो क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आए थे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, बताना आप इनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं। डेली आपको सेट्स मिलेंगी, आपको डेली ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।